नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाए हैं, जो कि बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इस वीडियो के साथ बने रहें और ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें। तो पहला क्वेश्चन है, एक वाहन में लगे पश्च दृश्य दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है एक से कम, एक से अधिक, एक के बराबर, एक से कम या अधिक हो सकता है या बिंब की स्थिति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्चदिश दर्पण के रूप में होता है। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में छोटा, आभासी तथा सीधा होता है। ठीक है, तो यानी वाहन में लगे पश्चदिश दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एक से कम होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, एक लंबी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता होती है केंद्र की अपेक्षा सिरों पर, ऑप्शन बी मध्य में निम्नतम, ऑप्शन सी सभी बिंदुओं पर, ऑप्शन डी एक सिरे से दूसरे सिरे तक बढ़ती हुई पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान। कैसे? परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर तथा एक दूसरे के समांतर होती है, जो यह दर्शाता है कि परिनालिका के भीतर सभी स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता समान होती है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक जल विद्युत संयंत्र में विद्युत ऊर्जा का अधिक उत्पादन होता है। यदि जल को अधिक ऊंचाई से गिराया जाए तो ऑप्शन ए इसका तापमान अधिक हो जाता है, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा की अधिक मात्रा को गति ऊर्जा में बदला जा सकता है, ऑप्शन सी जल में उपस्थित विद्युत की मात्रा ऊंचाई बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है, ऑप्शन डी अधिक जल के अणु आयनों में आयनीकृत हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? स्थितिज ऊर्जा की अधिक मात्रा को गति ऊर्जा में बदला जा सकता है। कैसे? यदि जल को अधिक ऊंचाई से गिराया जाए तो स्थितिज ऊर्जा की अधिक मात्रा को गति ऊर्जा में बदला जा सकता है। जल विद्युत संयंत्र जल की स्थितिज ऊर्जा को गति ऊर्जा में बदल कर उससे विद्युत उत्पन्न करते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है यदि ऑप्शन ए पदार्थ परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन बी ताप परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन सी प्रतिरोधक का आकार परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन डी दोनों पदार्थ ताप परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर पहले इसका ये क्वेश्चन का कंक्लूजन समझते हैं। प्रतिरोधकता का पदार्थ का वह गुण है जो ताप निश्चित होने पर निश्चित रहता है। अंततः प्रतिरोधकता वस्तु के ताप एवं पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, परंतु प्रतिरोधक का आकार बदलने से प्रतिरोधकता में परिवर्तन नहीं हो जाता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतिरोधक का आकार परिवर्तित हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एक दूरी पर स्थित ऊंचे भवन का पूर्ण प्रतिबिंब देखा जा सकता है यदि निम्न का उपयोग किया जाए, एक अवतल दर्पण का, एक उत्तल दर्पण का, एक समतल दर्पण का, डी अवतल दर्पण तथा समतल दर्पण दोनों का। तो ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब वगैरह दूर का प्रतिबिंब देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आइए समझते हैं कैसे। एक उत्तल दर्पण आभासी सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अतः यह ऊंचे भवन का पूर्ण प्रतिबिंब बनाने में सक्षम है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? ये बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है, आप लोग को आना भी चाहिए। घरेलू परिपथों को लघुपतन या अतिभारण की समस्या से बचाने हेतु एक महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्ति है भू संपर्कन, फ्यूज का उपयोग, स्टेबलाइजरों का उपयोग, विद्युत मीटरों का उपयोग। तो ऑप्शन एक तो एकदम बिल्कुल गड़बड़ है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में अर्थिंग बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, फ्यूज। क्योंकि देखते हैं आप लोग, जहाँ आपकी ग्रिफ लगी होती है वहाँ फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, ताकि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना है,
तो ऑटोमेटिक वो फ्यूज़ तार ज़्यादा वोल्टेज पाने के बाद पिघल के टूट जाता है, जिससे आपके घर में कोई भी विद्युत संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि ऑप्शन ए, नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है। बी, पराबैंगनी विकिरण वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है। सी, वायुमंडल द्वारा बैंगनी तथा नीला प्रकाश दूसरे सभी रंगों के प्रकाश से अधिक प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन डी, वायुमंडल द्वारा दूसरे सभी रंगों का प्रकाश बैंगनी तथा नीले से अधिक प्रकीर्णित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें बस पूछ रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका और अगर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं आप लोग तो हम बता देंगे आप लोगों को। जैसे इसमें वायुमंडल में हवा के कण तथा दूसरे सूक्ष्म कणों का आकार दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा छोटा होता है। ये बड़ी तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा छोटी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तब वायुमंडल के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णन के पश्चात नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है और हमें स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। ये भी इजीएस्ट क्वेश्चन है एकदम। तारों का टिमटिमाना वायुमंडल में कैसे होता है, मतलब ऑप्शन ए, जल के सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का विक्षेपण, अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाए हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के पश्चात पृथ्वी पर हम तक पहुंचने तक तारों का प्रकाश अपवर्तित होता रहता है। तारे से आने वाले प्रकाश पथ थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। इससे प्रकाश की मात्रा कम या अधिक होती रहती है तथा तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय परमाणु के लिए चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो ऑप्शन ए दिया है 1 से अधिक, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0 तथा 1 के बीच, ऑप्शन डी 0। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। ठीक, कैसे होगा ये हम बताते हैं आप लोगों को। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु का कुल चुंबकत्व 0 होता है, इसलिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकत्व आघूर्ण 0 होगा। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों ने बीएससी थर्ड ईयर में, अगर आप बॉटनी या आपका इन्वायरमेंटल साइंस पेपर रहा होगा तो आप लोग पढ़े भी होंगे। तो अगला क्वेश्चन है, गैमेक्सिन, डीडीटी तथा विरंजक चूर्ण यौगिकों का महत्वपूर्ण घटक है। तो इन समय यौगिकों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण में क्या पाया जाता है? क्लोरीन पाया जाता है। तो इजीएस्ट क्वेश्चन है एकदम, इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक क्लोरीन है। ठीक है, अब आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करना कहलाता है। तो रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करना वालनीकरण कहलाता है। एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रबड़ को जब 5% सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वालनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में सल्फर तिर्यक आबंध के निर्माण का कार्य करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से भिन्न का चयन कीजिए। तो उदासीन लवण NaCl, अम्ल लवण CuSO4 × 5H2O, क्षारीय लवण CuCO3 × CuOH का होल थ्राइस, अजलयोजित लवण KNO3। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे CuSO4 × 5H2O एक जलयोजित लवण है। ठीक है, अतः अम्ल लवण का एक उदाहरण NaHCO3, जैसे NaHCO3 होता है अजलयोजित लवण का, वैसे ये भी है, एकदम भिन्न है सबसे इन लोगों में। ठीक, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सी कोबाल्ट की मिश्र धातु है? मतलब कोबाल्ट इसमें मिला हुआ है। जैसे ऑप्शन ए विलेलियम, बी ब्रॉस, सी इनवार, डी सोल्डर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विलेटियम। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लोहे का जंग लगना कहलाता है। लोहे का जंग लगना ऑक्सीकरण
संक्षारण कहलाता है। ठीक, आते हैं ब्लू विट्रियाल का प्रयोग जल की उपस्थिति के परीक्षण में किया जाता है। ब्लू विट्रियाल है, क्या है ये? कॉपर सल्फेट है, एकदम इजीएस्ट। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आयरन ऑक्साइड आयरन के साथ भाप की लंबे समय तक क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन कई ठो इसमें, Fe3O4, Fe2O3, ए और बी दोनों, FeO। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, Fe3O4। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? जल के उबलने पर जलवाष्प बनना, बर्फ़ के पिघलने पर जलवाष्प बनना, जल बनना, लवण का जल में घुलना, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का दहन। तो इसमें बाकी जितने भी हैं सब भौतिक परिवर्तन है, बस एक को छोड़कर, ये है ऑप्शन डी। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा यौगिक अधिकतम हाइड्रोजन बॉन्ड दर्शाता है? ठीक, तो पहला है HF, दूसरा H2O, तीसरा NH3, चौथा CH3OH। ठीक, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने BSc सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा, इंटर में भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। ठीक, तो इजीएस्ट क्वेश्चन है एकदम। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। खाद्य श्रृंखला भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। खाद्य श्रृंखला में 4 ऑप्शन दिया है, प्राथमिक उपभोक्ता, बी प्राथमिक उपभोक्ता, और पहला है प्राथमिक उत्पादक, सी द्वितीय उपभोक्ता, डी अपघटक। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक, प्राथमिक उत्पादक जो है वो भी सड़े गले पदार्थों से प्रकाश की उपस्थिति में वो अपना मतलब भोजन तैयार करते हैं। ठीक, और उसे खाने वाला कौन रहता है? अक्सर वो जो रहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता रहते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खाएंगे, द्वितीय को तृतीयक, ऐसे ऐसे चलता रहता है। ठीक, अब आते हैं तब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रकाशीय अभिक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ बनते हैं? तो बिल्कुल इजीएस्ट ये भी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन इसका देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ATP और शर्करा, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन O2 और शर्करा, ऑप्शन सी है ATP हाइड्रोजन दाता और O2, ऑप्शन डी है ATP हाइड्रोजन और O2 दाता। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ATP हाइड्रोजन दाता और O2। ठीक, अब ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो हम बता रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया द्वारा ATP हाइड्रोजन दाता मतलब NADPH2 और O2 का निर्माण होता है। अगर आप लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है केंद्रीय, परिधीय, आधारीय, कहीं भी तो हो रहा नहीं, तो इसकी क्या होती है? प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति हमेशा परिधीय होती है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन से पद किस पुष्प के मादा को संगठित करते हैं? ठीक, वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं परागकोश, वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं वर्तिका, ऑप्शन सी परागकोश, अंडाशय एवं वर्तिका, पूतंतु, पंखुड़ियाँ एवं बाह्यदल। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं वर्तिका किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बहुत अच्छे से। एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला अंग तंत्र है? ए पाचन तंत्र, बी श्वसन तंत्र, सी केंद्रकीय तंत्र, डी प्रतिरक्षा तंत्र। तो एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला अंग है प्रतिरक्षा तंत्र। जैसे ही आप लोगों का प्रतिरक्षा तंत्र एड्स की बीमारी HIV के द्वारा डिस्टर्ब होने लगेगा, वैसे आप लोगों को ये जितने विकल्प दिए हैं, जैसे पाचन तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वतंत्र तंत्र, ये सब की बीमारी होने लगेगी। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? थायमीन से बेरी गलत है, मतलब सही है, थायमीन से बेरी, नियासिन से पेलाग्रा, और ऑप्शन डी जो है इसमें दिया है विटामिन डी से रिकेट्स। ठीक, और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन डी से। यहाँ विटामिन बी से के बाध्यता, जो कि गलत है, विटामिन के से नपुंसकता रोग हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपका जो 25 क्वेश्चन का टारगेट था साइंस का वो पूरा हो गया है,
और ये क्वेश्चन, ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और ऐसे ही इसके कई पार्ट्स हम लाएंगे आप लोगों के सामने। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और जहाँ तक है चैनल को अपने दोस्तों के साथ और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हों, चाहे किसी भी की, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हों, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हों, चाहे A to Z किसी भी तैयारी कर रहे हों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है सब। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है साइंस का, तो आप लोग उनकी भी मदद करें और अपना भी नॉलेज बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।